नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है। हर किसी के मन में सवाल है कि 17 के बाद क्या होगा। लॉकडाउन खुलेगा या आगे बढ़ेगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर पीएम और सीएम भी मंथन कर रहे हैं। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री मोदी को ही लेना है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि लॉकडाउन खोलने के लिए देश कितना तैयार है, नीति निर्धारक कितना तैयार हैं, नीतियों का पालन करवाने वाले कितना तैयार हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम कितना तैयार हैं। महाबहस में आज चर्चा इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। क्या 17 मई के बाद अनलॉक होगा इंडिया? क्या जल्द ही शुरू हो जाएंगे बंद पड़े उद्योग? क्या सरकारों ने लॉकडाउन 3 के बाद का प्लान बना लिया है? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों सभी के दिमाग में चल रहे हैं और आज पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर 17 मई के बाद के हालात पर चर्चा की। अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार हो रहे नुकसान को लेकर एक्सपर्ट पहले ही शर्तों के साथ लॉकडाउन खोलने की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी से जुड़े लोग इस मुद्दे पर नपा तुला जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वीं बार सारे मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। वे एक अभिभावक के रूप में पूरे देश की समग्र रूप से चिंता कर रहे हैं। देश में लॉकडाउन बढ़ाया जाए या आप ही ऐसे ही रखा जाए, इसकी चर्चा होगी। सप्लाई चेन सुनिश्चित हो, उद्योग धंधे कैसे चलें, रोजगार के साधन कैसे बढ़ें, इन सब की चिंता होगी। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ हो रही है। 17 मई के बाद की स्थिति को लेकर सियासत पहले से ही गर्म है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही मोदी सरकार पर कई सवाल दाग चुकी हैं। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की बात कर रहे हैं। आपदा के समय में विकेंद्रीकरण की बात करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा अधिकार राज्यों को दिए जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अधिकार डीएम्स को दिए जाने चाहिए, ताकि कोविड की बीमारी से विकेंद्रीकृत रूप से निपटा जा सके। साफ है, कोरोना जैसी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए देश को पहले खुद तय करना होगा कि क्या वो आज इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अमर तुलसियान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उपाध्यक्ष हैं यूपी फिक्की के, हरीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। 5 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सुझाव दिया है। उन्होंने गुहार लगाई कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए। क्या होगा सर 17 मई के बाद? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सारे देश के जितने भी माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं उनसे सबसे व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं और उन्होंने सबके सुझाव भी इनवाइट किए थे कि सब अपने अपने प्रदेशों को लेकर के जो उनके सुझाव हों वो उसको भी प्रस्तुत किए जाने की बात थी। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। इस मीटिंग के दौरान सभी ने अपने अपने प्रदेशों के हालात पे और वहाँ की समस्याओं को लेकर के और जनता की जो समस्याएं हैं उन सारी बातों को लेकर के एक व्यापक चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर के एक सम्यक नीति बनाएंगे। और देखिए, उसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, आईसीएमआर है और बहुत सारे जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी राय लॉकडाउन 3 समाप्त होने वाला उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे और उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी जन और दोनों के हित में, हरीश श्रीवास्तव जी के बीच में जनता, प्रधानमंत्री का जो संबोधन था दोनों उसमें उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि जो जहां है वहीं पर रहे, लेकिन मन ये चाहता था लोगों का कि वो अपने घर तक जाएं, तो मन की बात को भी सुनना पड़ता है। इस वजह से हमने कुछ नियम कानून कायदे बदले। तो सवाल ये है सर कि मैं रेस्टोरेंट जाना चाहता हूं, मैं मूवी देखना चाहता हूं या फिर मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो क्या आप उस बात की छूट दे देंगे क्या सर? ये तो आपको तय करना होगा ना कि क्या मेरे लिए बेहतर होगा, क्या लोगों के लिए बेहतर होगा। अगर हिंदुस्तान में नियम कानून कायदे इतनी आसानी से फॉलो होते सर, तो ना कोई रेड लाइट जंप करता, ना कोई बगैर हेलमेट के बाइक चलाता, सब स्वतः संज्ञान लेते और नियम कानून कायदे का पालन करते। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जहां तक कोरोना महामारी का ये संकट है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से
जो प्रवासी श्रमिक और कामगार थे, किस तरह से अपने घर पहुंचने के लिए कितना बेताबी से वो व्यग्र थे कि जिन लोगों वो इंतजार नहीं कर सके। जबकि माननीय उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते रहे कि आप जहां हैं वहीं रहें, सबको ससम्मान हम घर पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बावजूद तमाम प्रदेशों से जो मजदूर और कामगार हैं ये पैदल चल पड़े और अनेक वो कठिनाइयों को झेलते हुए। सर ये उनका फेलियर नहीं है ना, ये उनका फेलियर नहीं है, ये तो सिस्टम का फेलियर है ना सर, कि आप बार बार अपील भी करते रहे, आप पूरी व्यवस्था को दुरुस्त भी करते रहे, उसके बावजूद लोग पैदल निकल पड़े, उसके बावजूद जहां तहां भीड़ इकट्ठा हो गई, उसके बावजूद लोग रेलवे ट्रैक के माध्यम से चलकर अपने घरों तक जाने लगे। तो इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो चूक हुई है। सुरेंद्र राजपूत जी, कितना तैयार हैं हम 17 मई के बाद लॉकडाउन खोलने के लिए, क्या सुझाव है आपका? अमित भाई यही हम भी पूछ रहे हैं सरकार से। सरकार के कहने से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कह देने से पूरे देश ने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 का अक्षरशः पालन किया है। थोड़े बहुत अपवादों को छोड़ दीजिए। अब प्रधानमंत्री जी ही सब काम कर रहे हैं, एक सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका है, सारी चीजें, भाषण भी उन्हीं का है, राशन भी उन्हीं का है और निर्णय भी उन्हीं को लेना है, जो कि अपने आप में अनुचित है। तो हमारा यही कहना है कि आप प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बताए कि 17 तारीख के बाद आपके प्लान आउट्स क्या हैं, किस तरीके के प्लान हैं। एक प्लान तो उन्होंने अभी कल से कर दिया कि रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस खोल दी, वो जो अभिजात्य वर्ग के लिए हैं, उसमें अगर ये 5-5 डब्बे कहीं क्या नाम 3 टियर एसी के उसके लगा देते साधारण, तो इनका क्या बिगड़ जाता। तो आज की डेट में हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री जी के पास दूरदर्शिता का अभाव है, उनकी पूरी टीम के पास कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का अभाव है और सत्ता का विकेंद्रीकरण ही इसका एकमात्र चारा है। सारी की सारी ताकतें मुख्यमंत्रियों समेत प्रदेश के और जिलों के डीएम को दी जानी चाहिए। 740 डीएम हैं, उनके साथ मिलकर के बैठिए, उनसे पता करिए कौन सा ऑरेंज जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है और कौन सा रेड जोन है। अगर एक गांव रेड जोन में है एक जिले का, नहीं सर, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझाइए ना, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं। पूरे जिले को आप रेड जोन कर, अभी हमने आपकी बाइट भी चलाई, आपने कहा कि व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अधिकारियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो थोड़ा समझाइए कि क्या नहीं हो रहा है। अब भी डीएम के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, अब भी सीएम पीएम के साथ बैठक कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए? मैं बताता हूं। मैं बिल्कुल पूरी बहुत अच्छा सवाल किया अमित भाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का कि आपने कम से कम इतना अच्छा सवाल किया। देखिए जो हो रहा है, वो जो पेंडेमिक एक्ट है 2005 का, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। अगर आप उसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर लिटिगेशन फंड्स है डीएम के पास, और सबसे पहला जो अधिकार आता है कि विधानसभा से अगर एक बजटरी एलोकेशन पास करके सारे के सारे डीएम्स को बजट्स चले जाएं। इस समय कोविड के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई बजट नहीं है, एक नए पैसे का बजट नहीं है। मैं आपसे बताऊं, आपदा प्रबंधन का जो थोड़ा बहुत है वो है, बाकी का सारा बजट आपको एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा जो कि विधानसभा से दिया जा सकता है, एलोकेशन किया जा। उसके बाद आप डीएम को जब एम्पावर कर देंगे तो उनको सीएसआर फंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। वर्कर्स जो हैं, माइग्रेटरी लेबर्स जो हैं, जो रेस्टोरेंट के मजदूर हैं और जो रेस्टोरेंट के बैरे हैं और तमाम तरीके के जो छोटे कर्मचारी हैं जिनको छोटे छोटे व्यापारी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, डीएम का लिटिगेशन फंड उनको वो पैसा देने की स्थिति में आ जाएगा। और डीएम का वो फंड जो है छोटी परचेज 2005 का पालन क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। हरीश जी। जी देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी की अपनी व्याख्याएं हैं। ये कह रहे हैं कि डीएम से नहीं पूछा जा रहा। आखिर माननीय मुख्यमंत्रीगण जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक में जा रहे हैं वो क्या सुझाव दे रहे हैं? जो बातें, जितनी बातें सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, तो कांग्रेस तो केवल राजनीति की रोटियां सेकती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों से ये सुझाव इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या ये सुझाव जो सुरेंद्र राजपूत जी यहां दे रहे हैं ये इनके मुख्यमंत्रीगण वहां नहीं दे सकते? सभी राज्यों को
रिसोर्सेज केंद्र से चाहिए। अरे सभी भाई मुख्यमंत्री आदरणीय केंद्र हरीश से जी, डिमांड हर करते चीज में हैं। राजनीति जो मत सुरेंद्र करें। राजपूत जी, कुत्सित राजनीति नहीं, से आप नहीं, बाज आप आइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप हमको बता दीजिए कि ₹1 भी अभी पेंडेमिक एक्ट के नाम पर आपने एलोकेट किया हो तो बता प्रधानमंत्री जी के सामने, माननीय गृह मंत्री जी आप के बता सामने दीजिए ना। बहुमूल्य हम सुझाव तो रखें। पूछ रहे हैं आपसे, ये हम बातें तो खुलेआम कह रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन आप लोगों के पास क्षुद्र राजनीति के अलावा कोई वो नहीं है। अमित ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैंने बगैर राजनीति के आपको राय दी और आप कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। जितनी ये आपको राजनीति लग रही है। अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण कहना राजनीति है तो निश्चित तौर पर हम राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन वली के पास चलते हैं। गरीबों की मदद के लिए ठीक है सर, ऐसे बहस करेंगे तो पूरा वक्त निकल जाएगा ना। तो हम शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। ऐसे बहस करेंगे तो पूरा वक्त निकल जाएगा। डॉक्टर मोहसिन वली जी, सर हमने थोड़ी सी ढील देकर देखी, हमने थोड़ी सी ढील देकर देखी कैसे शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, लोगों को लगा कि सब पहले जैसा हो गया, बागों में बाहर आ गई। सर अगर एकदम से छूट दे देंगे 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा और क्या हम उसके लिए तैयार हैं क्या सर? नहीं, देखिए हमारा बहुत अच्छा चल रहा था जब तक ये जाम है तो जहान है, जो लोगों ने जाम है तो जहान है कर दिया, जान है तो जहान है को, और उस पर हमको रिग्रेट पछतावा भी हुआ और उन लोगों को भी पछतावा हुआ जिन्होंने ये अपना प्रदर्शन किया अपने चरित्र का। उसके बाद अब जो आज सबसे बड़ा मैसेज आया है प्रधानमंत्री जी का, उसमें पहली बार ये बात दोबारा दोहराई गई है, मतलब पहली बार नहीं, दोबारा दूसरी बार दोहराई गई है। और जो मैं भी महसूस करता हूँ, मेरा जो देश है वो गाँव में रहता है, मेरी जो बड़ी जनसंख्या है भारत की वो गांव में रहती है, और हमको दिल से उन मजदूरों के साथ जो कल के हमारे भावी नागरिक भी हैं, हमारे वोटर भी हैं, और वो बहुत ही आशा रखते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके साथ रखकर उनको हमें फाइनेंशियल मदद देनी पड़ेगी, जैसा भी आपके डिस्कशन में लाया जा रहा था। मैंने सुना भी है योगी जी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है, उसको पालन करके उसको हमें फील्ड में लाके दिखाना पड़ेगा कि उनको हमने 1000 रुपये फी कस दिया। इसके अलावा उनकी जॉब्स के बारे में भी चिंता पहली बार अभी आज दिखाई गई है, तो जॉब का रेस्टोरेशन। और ये तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, आपके चैनल पे भी मैंने कहा था कि उस वक्त जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था उस वक्त तो इनकी भीड़ जो देखी गई थी, मैं तो दहल गया था देख के। वो वक्त इनके जाने का था और ये वक्त इनको बुलाने का है। तो ये अगर अभी भी जाना चाह रहे हैं कुछ हमारे मजदूर भाई, उनके लिए ज़रूर ट्रेनों में व्यवस्था मुझे उम्मीद है हमारी रेलवे करेगी, उसमें बोगीज लगाएगी। मगर उनके लिए जो रिजर्वेशन की शर्त है कि वो ई टिकट हो, उसको देखना पड़ेगा कि वो ई टिकट कहाँ से लें। ई टिकट पहले तो बना के दिए गए थे उनको, अगर अभी ऐसी कोई योजना आ जाएगी जो लोकल स्टेशन के लेवल पे एक आदमी बाहर बैठ जाएगा, उनको ई टिकट बना के दे देगा, तो वो भी इन गाड़ियों में हिस्सा ले सकते हैं। उनके जो है बोगी निर्धारित हो जाएगी, जैसा कि अभी इसमें ऑनलाइन टिकट करवाना होगा और उसके बाद अपने साधन से ही स्टेशन तक जाना भी होगा। जिसके पास टिकट नहीं होगा वो नहीं जा पाएगा। अभी की फिलहाल यही व्यवस्था है। बाकी हरीश जी बिल्कुल बिल्कुल इसके बगैर रेल चल ही नहीं सकती, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, कोविड से रिलेटेड हमारे देश के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 4 लाख आ रहा हूँ हरीश जी, आ रहा हूँ, पिछले 4 दिनों में लोग आ चुके हैं। आ रहा हूँ डॉक्टर साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके लिए भी हमको ये कहना है कि ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं जी, मैं ये बात कह के पूरी कर रहा हूँ। ट्रेनें उनके लिए अलग से चल रही हैं, उनका भी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन कोविड के जो आंकड़े हैं वो हमारे आंकड़े आज तक भी इतने भयावह नहीं है। हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। बार बार हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन मेरी मेडिकल कॉलेज से हैं, वो ये कह रहे हैं कि 30% प्लस हमारी रिकवरी है, और जो मौतें भी हो रही हैं वो भी बहुत ही बड़ी संख्या नहीं है, और वो उन लोगों की है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है ना, जो नॉर्मल, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि ताला पूरी तरीके से खोल दिया जाए और लोगों को मनमानी करने दिया जाए, है ना? क्योंकि हिंदुस्तान में तो जब तक सख्ती का डंडा नहीं चलता है तब तक कोई नियम कानून कायदे का पालन करता नहीं है। स्मार्ट ठीक है, ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास। अमर तुलसियान जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, आर्थिक मोर्चे पर चुनौती तो है, लेकिन क्या उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हम इस फॉर्मूले से हट जाएं क्या कि जान है तो जहान है? अभी हम आर्थिक चुनौती को ही प्राथमिकता दें, ऐसा है, या फिर जीवन को पहली प्राथमिकता दें? क्या किया जाए सर?
जीवन को प्राथमिकता देने के लिए ऑलरेडी हमने जो लॉकडाउन किया और इतने दिन हमारी इकोनॉमी को भी हमने उसमें एक कहते हैं कि सफ़र किया, मगर वो सफ़र इसीलिए था कि हम पहले लोगों की ज़िंदगी बचाएं, जिसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी में जो नंबर ऑफ केसेस हैं और जो हमारी फैटेलिटी रेट है उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा ग्लोबल प्रेजेंटेशन दिया है अपना। मगर अब साथ में जरूरी है कि इकोनॉमी का भी लाइवलीहुड की भी क्वेश्चन अब सबसे बड़ी है और उसके लिए एक इकोनॉमिकल पैकेज की बहुत ज़रूरत है सेंटर की तरफ से, जो हमारे फिक्की चेयरमैन के द्वारा भी फाइनेंस मिनिस्टर तक और प्रधानमंत्री तक हमने अपनी बात रखी है कि अब एक हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होते हैं, आज बहुत बड़ा एक बजट, बहुत सारे कंपनीज के पैसे जो गवर्नमेंट्स के पास ड्यू हैं, वो एक इकोनॉमिकल जो हमारी क्राइसिस है इंडस्ट्रीज की जो आने वाले समय में फेस करेंगे, जिसकी वजह से हम जो बात करते हैं कि लोगों के लाइवलीहुड हो, लोगों की आजीविका चल सके, तो उसके लिए उद्योगों का चलना, व्यापार का चलना और उस तरीके से एक फाइनेंशियल लिक्विडिटी की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जिसके बिना वो एक अलग फिर आगे जो समस्या है, जो भी आप भी अपने न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं कि बहुत से लोग भूखों मर जाएंगे और बहुत सी अन्य समस्याएं भी आगे आएंगी, तो उस बात को भी एड्रेस करना अब हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम बाकी टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की इंडस्ट्रीज को जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया है कि हमें इंटरेस्ट फ्री लोन और कोलेटरल फ्री लोन्स एमएसएमईज को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किए जाएं अगले 12 महीने के लिए। 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कंपनीज को खास करके इस असिस्टेंस की जरूरत है। कुछ बड़े उद्योग जो एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड उद्योग हैं या जो मेडिकल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूर चाहिए, जिससे वो इस महामारी से अगर कुछ आगे भी इफेक्ट्स आते हैं तो उसको कोप अप करने के लिए रेडी रहें। इस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस जब गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो शायद वो देश की इकोनॉमी को भी अब हमें पहिए पे उसको पटरी पे लाना है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारी चर्चा आगे उस पर भी अब ज्यादा होनी चाहिए। बाकी चीजों से इस राहत पैकेज के जवाब तो हरीश श्रीवास्तव जी देंगे, लेकिन सर एक सवाल लगातार लोगों के बीच है। लोग ये कह रहे हैं कि जब मजदूरों को उनके घर भेज दिया जा रहा है, उनको जाने दिया जा रहा है, तो फिर फैक्ट्रियों को खोल देने के बाद उनको चलाएगा कौन, वहां पर काम कौन करेगा? तो अगर मान लीजिए कि आप ये करें कि आर्थिक चुनौती को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्रियों को शुरू कर दिया जाए, उद्योग धंधों को शुरू कर दिया जाए, तो वहां पर काम कौन करेगा? नहीं, इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल वर्कर के साथ ही चलेंगी। बिना वर्कर्स के, बिना कर्मचारियों के कोई भी इंडस्ट्रीज, उद्योग या व्यापार नहीं चल सकता है। और बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि आज बहुत से प्रदेश वापस जो कर्मचारी वापस चले गए, माइग्रेंट वर्कर्स को वापस अपने प्रदेश में बुला रहे हैं, उद्योग चलाने की बातें हो रही हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट का जल्दी से जल्दी पैकेज आना और इंडस्ट्रीज को एक अच्छा पैकेज देना, जिससे जल्दी से जल्दी हम लोग एक ग्लोबल जो कॉम्पिटिशन है उसको फेस करते हुए कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज मेक इन इंडिया वाली चीजें कितनी ज्यादा और तेजी से इम्प्लीमेंट हो, जिससे बाहर चेक लगी इंडस्ट्रीज यहाँ की कमोडिटीज बना करके यहाँ के मार्केट को फीड करें, इसकी तत्काल जरूरत। जिन बातों का जिक्र अमर तुलसियान जी कर रहे हैं उसका जवाब आप दीजिएगा सर। लेकिन कुछ कार्टून भी बनने लगे, आपको पता है सर? एक कार्टून ये चल रहा है कि जब 50 दिन के बाद शराब की दुकानें खोलनी थी तो हमें 40 दिनों तक लगातार रामायण क्यों दिखाया? अगर मदिरा का सेवन करने के लिए प्रेरित करना था तो फिर रामायण क्यों दिखाया? एक कार्टून ये चल रहा है कि एक शख्स अपनी सोसाइटी से बाहर जा रहा है तो पुलिस वाला उसको रोक रहा है, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला शराब लेने जा रहा हूँ। तो पुलिस ने बोला ठीक है जाओ, मुझे लगा दूध लेने जा रहे हो। तो सर जब सब कुछ यही करना था तो फिर लॉकडाउन क्यों किया? नहीं, देखिए वो एक अप्रत्याशित वो था कि जिस तरह से लोगों का ये शराब को लेकर के लोग बेसब्र हुए, वो अपने आप में बड़ा दुखद भी है। और जिस तरह की घटना घटी उस दिन, वो भी चर्चा का विषय बना। लेकिन केवल शराब की दुकान नहीं खोली गई, दुकानें तो बहुत तरह की खोली गई। एक जनजीवन को पटरी पे लाने के लिए, व्यापार जगत को पटरी पे लाने के लिए और गतिविधियां जो समाज की हैं वो चलें, उसको लेकर के सारी दुकानें खोली गई। उसमें एक शराब की भी दुकान थी। शराब की दुकान चूंकि एक ऐसी कमोडिटी है और जिस तरह से लोगों ने उस दिन व्यग्रता दिखाई, वो उसको लेकर के एक व्यापक चर्चा का विषय बन गया। दुकानें तो अभी भी खुली हैं, क्या उस तरह की भीड़ कहीं आपने देखा? उसके बाद से ये अवश्य है कि देखिए, मुख्य बात यह है कि कोरोना का संकट, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसकी दो ही दवा है। और ये इस लॉकडाउन 1, 2, 3 में जन जन तक के बात पहुंच गई है। दूरस्थ जो आदिवासी गांव में, जंगलों में रहते हैं, उन तक भी ये बात पहुंच गई है और वो इसका फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसको नहीं फॉलो करेंगे
तो आप कब तक पुलिस के डंडे से लोगों से इसका फॉलो कराएंगे? ये तो सभी को इसकी चेतना आनी चाहिए, ये जागरूकता सभी में पैदा होनी चाहिए। सरकार का जो प्रयत्न है उस प्रयत्न के नाते इसको कंटेन करने में, इसको नियंत्रित करने में सरकार की कामयाबी आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से भारत जैसे देश में इसको अब तक इससे कोरोना से लड़ा गया है और मुझे लगता है कि इस पे पूरी तरह सफलता मिलेगी। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि जो इसका जो प्रोटोकॉल है उसको हम मैक्सिमम फॉलो करें और जो लोग इसका अतिक्रमण करते हैं कहीं न कहीं वो अपने साथ, परिवार के साथ, अपने और समाज तीनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और जहां तक सवाल यह है कि जो लॉकडाउन को लेकर के जो 3 के बाद क्या होगा, इसको लेकर के देखिए बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का और बहुत सारी जो मेडिकल्स की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय आ रही है और तरह तरह के सभी सेक्टर्स की आज मीडिया का आप प्रिंट मीडिया देखिए या चैनल देखिए, सभी तरह की जो अभिव्यक्ति है सब लोग अपने अपने तरह से इस पे अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। तो जो भी नीति नियम बनेगा वो सभी प्रदेशों सुरेंद्र राजपूत जी, माननीय मुख्यमंत्री गण के जो सुझाव हैं बतौर विपक्ष, विशेषज्ञों की राय, बतौर विपक्ष क्या समझ पा रहे हैं, क्या वो पैमाने होने चाहिए जिनका आकलन करने के बाद हम ये तय करें कि ताला हमें कितना खोलना है, कितनी छूट देनी है और जितनी छूट देनी है उस छूट में व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है, क्या किया जाए इसको लेकर? देखिए 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर 1, इस बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है। नंबर 2, इसकी टेस्टिंग और इसकी ट्रेसिंग पूरी तरीके से करनी है और बहुत ज्यादा टेस्टिंग करनी है जो कि इस वक्त दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं हो रही है। तीसरी बात, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को बहुत ज्यादा पीपीई किट्स की वो देनी है। चौथी बात, इन मजदूरों को इनके घर के आसपास, जैसे अमर तुलसियान जी ने अभी कहा कि पूरी तरीके से इकोनॉमी का एक पूरा बंडल ऑफ पैकेज जो मजदूरों से लेकर उद्योगपतियों तक को देना होगा। 1000 रुपए से कुछ नहीं होगा, कम से कम 7,500 रुपए महीना इन मजदूरों के अकाउंट में आने चाहिए और कम से कम 6,000 रुपए महीना किसानों के अकाउंट में आने चाहिए, तब जाकर के, क्योंकि रिवर्स इकोनॉमी आएगी। जब तक आप क्रय की शक्ति नहीं लोगों की करेंगे तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल जो आम जनमानस के मन में है कि क्या इतना पैसा है, क्या डिप्रेशन, क्या सरकार की तिजोरी में इतना धन है जो आप कह रहे हैं कि इतना पैसा लोगों में दे दिया जाए? और इन परिस्थितियों में जब सब कुछ बंद होता है तो पैसा कहां से आता है सर? थोड़ा मतलब ये हर किसी के मन में सवाल है। आप सत्ता में रहे, अगर आप अच्छी तरीके से समझा पाए इसको तो। मैं बताता हूं पूरी तरीके से मैं बताता हूं। बहुत ज्यादा पैसा है अमित हमारे पास में। मैं आपको बताऊं 2014 से लेकर के और 2020 तक जिस तरीके से हमने पेट्रोल और डीजल पर अप्रत्याशित रूप से जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है 400% बढ़ाई है और अब तो 600% बढ़ गई है, वो 20 लाख करोड़ से ऊपर है। उस पैसे को आप डिवाइड कर दीजिए और इस एक महीने से पहले तक पे 1,76,000 करोड़ तो आपने आरबीआई के रिजर्व फंड से लिया था और आपके पास फॉरेक्स एक्सचेंज, आपके पास अगर इतना पैसा है तो क्यों नहीं डिवाइड कर रहे भाई, क्यों नहीं बांट रहे हैं? दे दीजिए, उद्योग धंधे भी संचालित हो जाएंगे, फैक्ट्रियां भी चल जाएंगी, मजदूरों के खाते में पैसे डाल दीजिए। मतलब अगर वाकई में इतना पैसा है सरकार के खजाने में तो दिक्कत क्या है देने में? पैसा नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, आज ही मैंने पढ़ा कि रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि सरकार नोट छापे। वो तो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं और बड़े भारी इकोनॉमिस्ट हैं, माने जाते हैं। तो अगर जैसा जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी, अगर वो स्थिति होती तो वो भी उसको कोट किए होते। और चिदम्बरम जी का भी कल आर्टिकल आया था, मैंने देखा। कहां चले गए पैसे? हम तो ये नहीं पूछेंगे पीएम केयर फंड में कौन जितने हजारों करोड़ रुपए आए, हम नहीं पूछेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए जो आपने
जनता से लूट की है, वो पैसा कहां चला गया, किसके खाते में गया, ये हम नहीं पूछेंगे। ये उद्योगपतियों को आप रुपया नहीं देंगे। मात्र 65,000 करोड़ रुपए चाहिए अमित। ये चिदम्बरम से पूछिए आप। मात्र 65,000 करोड़ रुपए चाहिए। कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और इस सरकार ने 2014 से 2020 तक 20 लाख करोड़ आम जनता से लूटे हैं। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं इस सरकार ने उद्योग आम जनता से। अरे तो पीएम के साथ जो बैठक होती है सुरेंद्र जी, उसमें तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ते हैं ना, वो प्रधानमंत्री को सलाह दे दे कि 65,000 करोड़ में सब समाधान हो जाएगा, तो वो 65,000 करोड़ जारी कर देंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। वो हरीश जी को तय करना है, वो सरकार को तय करना है कि कैसे ये बजट का मैनेजमेंट कैसे देखना है, उनको तय करना है सर। ये हम लोग यहाँ बैठकर नहीं करेंगे। डॉक्टर एम वली, आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक और चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि ये संक्रमण गांव तक फैले, अगर गांव तक पहुंच गया तो खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। आज ही मैं पढ़ रहा था सर, आगरा के 19 गांव ऐसे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो सर खतरा तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, गांव तक संक्रमण फैल चुका है। देखिए, ये खतरा बढ़ सकता है जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ेगा। हमारा इस समय ये बिल्कुल तैयार रहना चाहिए इसके लिए। दूसरा, ये जो माइग्रेशन हो रहा है ये बड़े शहरों से गांवों में हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और इसको रोकने का सबसे अच्छा जो अभी आपके पैनल में डिस्कशन हो रहा था, फाइनेंशियल पैकेज, जिसके लिए सरकार विचार भी कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है ये अनाउंस होने जा रहा है बहुत जल्दी। गरीबों के लिए एक अच्छा पैकेज जो बहुत अच्छी धनराशि हो, वो जब तक उनके हाथ में नहीं आएगी उनका माइग्रेशन नहीं रुकेगा, क्योंकि वो गरीब घर भी भेजता था ना पैसा कमा के। और दूसरा, जो हमारे MSME हैं, छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, उनको दोबारा से चालू करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उद्योगपतियों की भी, और जो लोग उनमें काम कर रहे हैं उनको दोबारा बुला के काम करवाने की। दूसरा और तीसरा ये है, कोविड के संक्रमण को उसी शक्तिपूर्ण तरीके से रोकना है जिस तरीके से हम अभी रोकते चले आ रहे हैं, उसमें कोई ढिलाई नहीं करनी। आई फुली एग्री कि हमें टेस्ट बढ़ाने, और आज की तारीख में कहीं ना कहीं 95,000 से 1 लाख तक टेस्ट की हम लोग ये कर रहे हैं कोशिश, और ये बहुत अच्छी संख्या है। और जब ये टेस्ट होंगे तभी ये हो जाएगा। और जल्दी हमारे यहाँ इसके लिए कोई टीका भी आने वाला है, बहुत जल्दी इस पे काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ये मास मूवमेंट हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। और इसको रोकने का, विस्थापन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका जो हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल पैकेज के थ्रू इसको करना पड़ेगा। इसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और यही इसका इलाज है। ठीक है हरीश जी, आखिर में आप बताइएगा कि मास मूवमेंट को आप कैसे रोकेंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल अमर जी मेरा आपसे है, क्या कंपनियां इस दिशा में भी काम कर रही हैं क्या कि जो मजदूर पलायन करके या लौट कर अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उनको सरकार अगर खाते में पैसा दे रही है तो उस पैसे के बदले उनको काम से जोड़ा जाए, उनको नौकरी के माध्यम से जोड़ा जाए? क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा रही है क्या कि कंपनियां जो मजदूर जहां पर है, अपने घर में है, जिस गांव में है, वहां से उसको रोजगार के माध्यम से जोड़ा जा सके, काम भी चलता रहे, कंपनियां भी चलती रहे और उसके खाते में पैसा भी जाता रहे? ये ठीक है, इस तरह के पैकेज की बातें हो रही हैं। गवर्नमेंट इस बात के लिए बहुत सारी मीटिंग्स और चीजें, डिस्कशंस चल रहे हैं कि जो माइग्रेंट लेबर आई है उनको अपने ही प्रदेश में किस तरीके से उनको रोजगार दिया जाए। और इसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज का कंजम्पशन हम बजट में 2 महीने में किया है, उनकी आगे एक सप्लाई चेन में बहुत कमी हो गई है। और उस तरह के उद्योगों के लिए अगर वाकई कोई पैकेज सरकार लेकर के आती है तो इन माइग्रेंट्स वर्कर को एक नई रोजगार की संभावना तत्कालिक तौर पर। ठीक है हरीश जी, छोटा सा कमेंट, इस मास मूवमेंट को कैसे रोकेंगे सर अगर 17 के बाद थोड़ी सी भी ढील दे देते हैं तो? जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, इसमें जो उद्योगपति हैं, जो कल कारखाने चला रहे हैं, उनको भी, जो उनके साथ श्रमिक काम कर रहे हैं, उनको भी भरोसा देना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा त्याग करना पड़ेगा उनके लिए। और सरकार लगातार इस पे नीतियां बना रही। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 लाख MSME में 90 लाख लोगों को बनाइए सर, थोड़ा जल्दी बनाइए, देर ना हो जाए, क्योंकि मजदूर ट्रेन की पटरियों पर मर जाएं, भूखे मर जाएं, फुटपाथ पर तड़पते रहें, ये ठीक नहीं है ना सर, देरी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं पढ़ना के बाद।